अपन कल देख रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तीन प्रकार के अपन माप पढ़ रहे थे। गणितीय में थे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, और 4 नंबर है द्विघातीय माध्य। फिर 2 नंबर पे अपन लेते हैं स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी में माध्यिका और बहुलक। एक ऑप्शन और दे सकते हैं इसमें, वो कौन सा है? यदि तीसरा ऑप्शन और बात करें तो विभाजक मूल्य भी दे सकते हैं। विभाजक मूल्य तो ये भी किस में आएगा? स्थिति संबंधी माध्य। माध्यिका भी क्या है? एक विभाजक मूल्य। ये एक संकलला को माध्यिका कितने बराबर भागों में विभाजित करती है? 2 बराबर भागों में मारती है, तो माध्यिका को भी अपन विभाजक मूल्य में ले सकते हैं। इसके अलावा संकलला को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मूल्य, 3 भागों में बराबर, 5 भागों में विभाजित करने वाला मूल्य, इस प्रकार विभाजक मूल्य भी किस में आएगा? स्थिति संबंधी माध्य में आएगा। 3 नंबर पे अपन बात करते हैं व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य में अपन 3 पढ़ते हैं, चल माध्य, संचयी माध्य और संगठित माध्य। ये 3 प्रकार के माध्य व्यापारिक माध्यम में आते हैं। अब अपने जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में है वो समांतर माध्य है, माध्यिका है और बहुलक। ये डायरेक्ट 3 अपने सिलेबस में दिए हुए, बाकी अपने को पढ़ना ये सारा ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। लेकिन मुख्य आपका जोर होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब अपन बात करते हैं आगे समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए एक तो समांतर माध्य किस प्रकार का माध्य है? गणितीय माध्य। गणितीय है, स्थिति संबंधी है, व्यापारिक है, तो किस प्रकार का माध्य है? गणितीय माध्य है। दूसरा, ये औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन 1, 3, 6, 7 और 8 इनका अपन माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य आता है, इनका योग कर लेते हैं कितना? 25, और ये संख्या कितनी है? 5, तो माध्य आ गया 5। यदि अपन माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका बीच की संख्या होती है, तो 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर, इसका मतलब 6 इसमें माध्यिका है, 6 इसमें माध्यिका है। तो बीच का मूल्य होता है संकलला में, वो माध्यिका होती है, और औसत होता है वो क्या होता है? समांतर माध्य होता है। अब यदि बात करते हैं कि समांतर माध्य है वो चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। माध्यिका और बहुलक चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। अब चरम मूल्यों से का मतलब जो अंतिम मूल्य होते हैं उनका यदि मान परिवर्तन कर दिया जाए, तो माध्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मान लिया कि अपन यहां पर इसकी जगह 100 लिख देते हैं, इस 8 की जगह अपन 100 लिख देते हैं, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। भी अब योग 6, 3, 4, 10, 17
और 117, और 117 में अपन 5 का भाग देंगे तो इसका मतलब बहुत ज्यादा माध्य परिवर्तन हो जाएगा। 23.96 इसमें आ रहा है 4, तो इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। और माध्य का यहाँ 100 लिख दिया तो भी 7 और 100 इधर 2 संख्या इधर 2 है, इसका मतलब माध्य का परिवर्तन नहीं हो रही है। तो चरम मूल्यों से कौन सा केंद्रीय मूल्य परिवर्तन नहीं होता है? माध्यिका और बहुलक। चरम मूल्यों से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा केंद्रीय मूल्य होता है? तो समांतर माध्य है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो चरम मूल्य किसे कहते हैं? जो अंतिम मूल्य होते हैं, निम्नतम और उच्चतम दोनों को ही अपन चरम मूल्य कहते हैं। जैसे अपन 10, 20, 30 और 40 इनका अपन औसत ज्ञात कर रहे हैं। या यहां पे एक संख्या और लिख देता हूं 50। एक संख्या, अब इनका अपन माध्य ज्ञात करते हैं तो इनको जोड़ लेते हैं और फिर 5 संख्या है तो 5 का भाग दे देंगे। कुल संख्या का योग बटावा जो कुल संख्या है उसको विभाजित करने पर समांतर माध्य प्राप्त होता है। अब यहां पर एक संख्या, इसमें माध्यिका तो 30 ही है बीच में। अब यदि आप 10 की जगह 1 रख दो तो भी माध्यिका क्या रहेगी? 30 ही रहेगी। आप 50 की जगह 500 कर दो तो भी माध्यिका क्या रहेगी? 30 ही रहेगी। लेकिन आपका क्या, कौन सा मूल्य परिवर्तन हो जाएगा? समांतर माध्य। 50 की जगह 500 लिखते ही समांतर माध्य बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो समांतर माध्य है वो चरम मूल्यों से बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। फिर समांतर माध्य है उससे विचलनों का योग कितना होता है? 0 होता है। जैसे 1, 3, 6, 7 और 8 इनका योग कितना होगा? अभी ज्ञात किया था 25। योग कितना हो रहा है? सिग्मा एक्स अपन लिख रहे हैं तो 25 है। और माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एक्स बटावा एन, तो 25 बटावा 5, तो अपने 5 माध्य आ रहा है। माध्य है वो 5 आ रहा है। अब माध्य से जो विचलन है वो क्या रहेगा? 0 आएगा। तो 5 यहां लिख देते हैं x माइनस एक्स बार। तो 5 तो में से 1 घटाते हैं तो -4, 3 घटाते हैं तो -2, यहां +1, यहां +2 और यहां +3। अब यहां पर प्लस की संख्या कितनी है? 6 और माइनस की संख्या कितनी है? तो सिग्मा x माइनस एक्स बार बराबर 0। तो ये समीकरण भी एग्जाम में दिया हुआ है कई बार। इसका मान कितना आएगा? तो 0 आएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसका वर्गों का योग, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है? न्यूनतम होता है। अपन यहां पे कर रहे हैं 16, 4, 1, 4 और 9, इन सब का योग करते हैं तो कितना आ रहा है? 18 और 16, 20, 25 और 9, 34। हाँ सॉरी, हाँ माइनस यहां पर इसलिए नहीं होगा, मैं मिटा रहा हूं, वापस मिटा रहा हूं। माइनस नहीं होगा, प्लस की संख्या ही आएगी। 16, 4, 1, 4 और 9, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो यहां पर इनका योग करेंगे अपन, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर बराबर, तो कितना आ रहा है? 34। अब देखो यहां पर मैं यही क्रिया माध्यिका से कर रहा हूं, इधर यही संख्या लिख रहे हैं 1, 3,
6, 7 और 8। माध्यिका क्या है इसमें? 6, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 3 गए -3, 6 में से 1 गया -5, और 6 ये 1 प्लस का और ये 2 प्लस का। अब देखो यहां पर माध्य से लिया गया विचलनों का योग तो क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, लेकिन यहां माध्यिका से लिया गया विचलनों का योग 0 नहीं आएगा। नहीं, बहुलक से लिए गए विचलनों का योग 0 आएगा। 0 आएगा तो केवल किससे आएगा? समांतर माध्य से ही आएगा। अब इनका अपन वर्ग कर लेते हैं तो भी इससे ज्यादा आएगा। जैसे 25, 9, 0, 1 और 4, इनका योग कितना आ रहा है? नहीं, 25 और 9 34, 1 35 और 39, मतलब अब यहां पर दो निष्कर्ष निकल रहे हैं कि कौन से केंद्रीय मूल्य से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है? समांतर माध्य। किस केंद्रीय मूल्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है? समांतर माध्य से ही होता है, माध्यिका और बहुलक से नहीं होगा। अब यहां पर थोड़ी सी मैं लाइन चेंज कर रहा हूं। यदि ये विचलन है, इनको अपन सभी को धनात्मक मान लिया जाए, चिन्ह हटा ले, तो किस केंद्रीय मूल्य से योग, विचलनों का योग, वर्गों का योग की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, विचलनों का योग न्यूनतम आएगा तो किससे आएगा? माध्यिका से आएगा। जैसे 5 और 3 8, 8 और 3 11, यहां पर इनका योग सबको प्लस मान ले तो 11 हो रहा है। और यहां पर देखो तो 6, 1 7, 7 8 9, 9 और 3 12। तो इसका मतलब यदि धनात्मक माना जाएगा तो माध्यिका से न्यूनतम है, बहुलक से नहीं है। ये विधि कहां काम आएगी आगे? किस गणितीय आगे विधि में काम आएगी? तो मानक विचलन ज्ञात करने में। और ये जो माध्यिका वाली विधि बात कर रहे हैं अपन, ये किस में आएगी? माध्य विचलन में। अपन आगे पढ़ेंगे कि माध्य विचलन माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से ज्ञात की जा सकती है, लेकिन माध्यिका से ज्ञात किया गया माध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे लिया गए विचलनों का योग न्यूनतम होता है। वापस यहां पे मैं बात कर लेता हूं कि माध्य है, कोई भी समंक या चर मूल्य है, उनसे लिए गए विचलनों का योग, माध्य से लिया गया विचलनों का योग कितना आएगा? 0 आएगा। माध्यिका से 0 नहीं आएगा। लेकिन जो विचलन है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को हटा दे और फिर उनका योग किया जाए तो माध्यिका से किया गया योग कम आएगा और माध्य से किया गया योग ज्यादा आएगा। इसलिए माध्य विचलन ज्ञात करने में माध्यिका का प्रयोग किया जाता है और मानक विचलन ज्ञात करने में समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरी बात यहां पर कि माध्य से लिए गए जो विचलन है उनके वर्गों का योग किस केंद्रीय मूल्य से सबसे कम आएगा? माध्य, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग न्यूनतम आएगा, न कि माध्यिका से। यहां पर अपन माध्यिका से ज्ञात करें तो 39 आ रहा है और माध्य से ज्ञात करें तो 34 आ रहा है। इसका मतलब इससे कम आ रहा है। अब यहां पर थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि विचलन किसे कहते हैं। कि विचलन किसे कहेंगे? तो चर मूल्य और माध्य मूल्य का अंतर। माध्य मूल्य, माध्य का मतलब यहां समांतर माध्य की बात नहीं कर रहा हूं, समांतर माध्य की बात नहीं कर रहा हूं। माध्य मूल्य में समांतर माध्य भी आता है, माध्यिका भी आती है और
बहुलक भी आता है। विचलन किसे कहते हैं? चर मूल्य और माध्य मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? विचलन। वहां पर ऑप्शन दे सकते हैं कि विचलन क्या है? माध्य और माध्यिका का अंतर, माध्यिका और बहुलक का अंतर, बहुलक और समांतर माध्य का अंतर, चर मूल्य और माध्य का अंतर। तो चर मूल्य और कोई भी माध्य है, कोई भी केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य है, उसका अंतर क्या कहलाएगा? विचलन कहलाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं कि समांतर माध्य है मूल बिंदु से भी प्रभावित होता है और पैमाने से भी प्रभावित होता है, या ये कहे कि मूल बिंदु, पैमाना। यहां पर सामान्य रूप से एक दो बार आरपीसी के एग्जाम में तो यही लाइन दी गई थी कि समांतर माध्यम में या कोई भी समअंक है उनमें कोई स्थिरांक जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो जो समांतर माध्य है का मूल्य है वो उसी अनुपात में चेंज हो जाता है। लेकिन आप नेट का पेपर देखोगे तो वहां पर यह सब प्रयोग किया जाता है कि समांतर माध्य है वो मूल बिंदु या उद्गम बिंदु पर आश्रित होता है या प्रभावित होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। और समांतर माध्य है वो पैमाने पर भी आश्रित होता है और प्रभावित होता है, दोनों पर ही आश्रित और प्रभावित होता है। लेकिन अपन आगे ज्ञात करेंगे मानक विचलन मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है। वहां पर यदि आपका भी एग्जाम में बात करें, यदि थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में लैंग्वेज प्रयोग करेंगे तो वो यहां पर ये डालेंगे, मानक विचलन मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है और समांतर माध्य मूल बिंदु से प्रभावित होता है या आश्रित होता है। फिर मानक विचलन पैमाने पर आश्रित होता है, स्वतंत्र नहीं। समांतर माध्य भी पैमाने से प्रभावित होता है, आश्रित होता है, स्वतंत्र नहीं। तो यहां दोनों का ही प्रभाव समांतर माध्य में पड़ेगा, मूल बिंदु और पैमाने का। अब अपन कोई भी आंकड़े देख लेते हैं, 1, 4, 6, 9 और 10, इनको का अपन योग करते हैं और समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो इनका योग कितना आ रहा है? 30। और अपन संख्या कितनी है? 5। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा x बटावा n, तो 30 बटावा ये संख्या 5 है, तो कितना आ गया? 6। अब यदि ये 6 समांतर माध्य अपने को प्राप्त हुआ इन आंकड़ों, अब इन आंकड़ों में अपन 2-2 या 3-3 या 4-4, 5-5 कोई भी एक इस तरह फिक्स संख्या कर ले अपन और वो इसमें जोड़ दे, तो नया जो समांतर माध्य आएगा, जैसे अपन इनमें स्थिरांक जोड़ दे सब में 4, तो अपने पास में जो समांतर माध्य प्राप्त होगा वो भी 6 + 4 10 होगा। अब इन आंकड़ों का अपन ज्ञात करते हैं, तो 5, 8, 10, 13 और 14, इनका योग कितना हो रहा है? 50। और 50 में अपन 5 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? 10। तो ये मूल बिंदु से प्रभावित हो रहा है। अब इनमें अपन कोई भी स्थिरांक है वो यदि अपन घटा देते हैं, अब इनका अपन माध्य ज्ञात करते हैं,
24 में, या यहाँ पे अपन 2 ले ले, तो 5, 10, 25, 25 में अपन 5 का भाग दे रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 5। अब इनमें आप कोई भी एक स्थिरांक घटा देते हो, जैसे अपन पहले 4 जोड़ रहे तो 4 घटा देते हैं, तो नया अपने पास में जो समांतर माध्य प्राप्त होगा वो कितना होगा? 1, क्योंकि यहां पर -2, -1, 0, 2 और 6। अब प्लस की संख्या यहां पर है 8 और माइनस की संख्या यहां पर 3, तो 8 में से 3 कम कर देते हैं तो कितना आ रहा है? 5। और 5 में अपन 5 का भाग दे रहे, 5 संख्या है तो क्या आ रहा है? 1। तो अपन कोई भी स्थिरांक जोड़ दे या घटा दे तो समांतर माध्य उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही अपन यदि पैमाने की बात करें तो पैमाने के आधार पे निकाले तो भी वही उसी प्रकार चेंज हो जाएगा। x इनका अपन माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य आ रहा है 6। अब इस संख्या में अपन कोई भी एक स्थिरांक से विभाजित कर दे, जैसे अपन पहले गुणा कर लेते हैं 2 से, तो इन आंकड़ों का अपन माध्य ज्ञात करेंगे तो वो माध्य अपने को 6 × 2 12 आएगा। और यदि यही विधि अपन विभाजित में कर ले तो अपना जो विभाजित करने में जो माध्य प्राप्त होगा वो 6 में अपन 2 का भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये मूल बिंदु से भी प्रभावित हो रहा है और किससे प्रभावित हो रहा है? पैमाने से भी प्रभावित हो रहा है। तो उसी अनुपात में समांतर माध्य से परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर अपन बात करते हैं कि बीज गणितीय विवेचना में कौन सा केंद्रीय मूल्य काम में लिया जाता है? तो समांतर माध्य। बीज गणितीय विवेचना कैसे? जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, इनका सबका योग कितना है? 30 है। और अपन इनकी संख्या कितनी है? 5। और अपने समांतर माध्य प्राप्त कितना हुआ? 6। अब यदि आप 6 और 5 को वापस इंटू करते हो तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब इसमें बीज गणितीय विवेचना की जा सकती है। यदि आपके पास में कितनी ये दे दे कि 5 संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य 6 है, तो उन सभी संख्याओं का योग कितना है? उन सभी संख्याओं का योग कितना है? तो अपन इन दोनों को इंटू कर देते हैं तो 30 प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति आपके पास में माध्यिका में नहीं होगी। ऐसी स्थिति आपके पास में माध्यिका में नहीं होगी। जैसे अपन 1, 3, 6, 7 और 8, इनका योग कितना आ रहा है? 24 और 24 आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 में 5 का भाग देते हैं तो 5 आ, लेकिन यहां पर माध्यिका क्या है? 6 है। अपने को दे दे कि 5 संख्याएं हैं, उनकी माध्यिका 6 है, तो उन 6 × 5 करते हैं तो 30 आ रहा है। बीजगणितीय आकलन यहां पर नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दिया हुआ है कि 5 संख्याएं, उनका समांतर माध्य 5 है, तो आप उनको दोनों को गुणा करोगे तो कुल योग प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब समांतर माध्य से बीज गणितीय विवेचना संभव है। अन्य केंद्रीय मूल्य से बीज गणितीय विवेचना संभव नहीं है। अन्य का मतलब केवल माध्यिका और बहुलक की बात कर रहा हूं।
गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, जो भी गणितीय माध्य है उनमें बीज गणितीय विवेचना संभव है और सभी चरम मूल्यों से प्रभावित होते हैं। गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघातीय माध्य और समांतर माध्य सभी के अंदर बीज गणितीय विवेचना संभव है। लेकिन आपके जो सिलेबस में मुख्यतः 3 दिए हुए हैं उनमें बीज गणितीय विवेचना किससे की जा सकती है? समांतर माध्य से ही की जा सकती है। अब इसका मतलब देखो, बीज गणितीय विवेचन संभव है, इसका मतलब इसमें प्रत्येक आंकड़े का उपयोग माध्य ज्ञात करने में किया जाता है। अधूरे आंकड़े से समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन माध्यिका में ऐसी स्थिति है कि माध्यिका में सभी आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। एक थोड़ा सा अपन देखेंगे कि समांतर माध्य की गणना है या ज्ञात करने के लिए कोई भी रेखीय विधि नहीं है, क्योंकि गणितीय माप है। रेखीय विधि माध्यिका और बहुलक में मिलेगी। बहुलक के लिए कौन सी रेखीय विधि काम में ली जाती है? बहुलक ज्ञात करने के लिए कौन सी रेखीय विधि काम में ली जाती है? तो हिस्टोग्राफ, आवर्ती बहुभुज। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कमतर ओजायु से भी ज्ञात कर सकते हैं, अधिकतर ओजायु से भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों से संयुक्त रूप से भी ज्ञात कर सकते हैं और गाल्टन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। इन सभी से माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। इसका मतलब इसमें बिंदु रेखीय विधि या रेखा ग्राफ या ग्राफीय विधि से यह केंद्रीय मूल्य ज्ञात नहीं होता है। यह एक गणितीय माप है, इसलिए इसे कहेंगे कि अपन ये निश्चित माप है, हमेशा ज्ञात किया जा सकता है, हमेशा ज्ञात किया जा सकता है, निश्चित है। और गणितीय माप है, इसका मतलब इसमें मानव स्वभाव से मेरे को कहा जाए कि आपके अंकों का औसत ज्ञात करना है, तो जितने अंक आके मैं जो मध्य में आएगा उसका ही दूंगा कि ये लड़का है वो मध्य में है। लेकिन यदि अपन बात करें, माध्यिका गुणात्मक अध्ययन है कि सुंदरता नापनी है। अब मेरे को कौन सुंदर लग रहा है वो मेरी नजर पे डिपेंड है, आपको कौन सुंदर लग रहा है वो आपकी नजर पे डिपेंड है। गुणात्मक अध्ययन में वो परिवर्तन हो सकता है। इसलिए समांतर माध्य को क्या कहते हैं? ये स्थिर मूल्य है। इसमें मानव अपनी भावना से मूल्य परिवर्तन नहीं कर सकता। तो स्थिर मूल्य कौन सा है? समांतर माध्य स्थिर मूल्य है। माध्यिका में स्थिर मूल्य नहीं आएगा, बहुलक में भी स्थिर मूल्य नहीं आएगा। अब एक चार्लियर सूत्र की भी अपन बात करेंगे। मानो कि चार्लियर सूत्र है, वो किसकी शुद्धता ज्ञात करने में काम में लिया जाता है? तो समांतर माध्य। माध्यिका और बहुलक में चार्लियर सूत्र काम में नहीं लिया जाता। अभी उसमें अपन बात करेंगे कि किस प्रकार वो काम में लेते हैं और कहां पर उसको चार्लियर सूत्र को अपन काम में लेंगे। अपन तीनों श्रेणियों से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं और कहां पर चार्लियर सूत्र का प्रयोग होगा, क्योंकि अपन किस किस विधि से पहले ये नहीं पढ़ाते थे, केवल यही पढ़ा देते थे कि समांतर माध्य में व्यक्तिगत रीति से इस प्रकार ज्ञात करते हैं, खंडित श्रेणी में ऐसे ज्ञात करते हैं और सतत श्रेणी में इस प्रकार ज्ञात करते हैं। पिछली बार मैंने भी कहीं पढ़ाया था तो इसी प्रकार पढ़ा दिया। लेकिन अभी कॉलेज लेक्चर के पिछले पेपर में आया तो कौन से क्वेश्चन था मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। चाहे माध्यिका का पूछा था या बहुलक का पूछा था मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार में कौन कौन सी विधि काम में लेंगे। समांतर माध्य में अपन 3 श्रेणी बात कर लेते हैं साथ ही। जैसे एक तो व्यक्तिगत श्रेणी होती है, 2, 1, 3, 6, 7 और 8। एक अपन खंडित श्रेणी काम में लेंगे, जैसे 1, 3,
6, 7 और 8, इसमें इसकी आवर्ती 4, 6, 4, 4 और 2, ये इसकी आवर्ती है। एक है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी की वर्ग में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया हुआ है। इनकी आवर्ती दी हुई है, जैसे 10, 20, 30, 20 और 10, ये इनकी आवर्ती दी हुई है। तो ये अपन इनकी आवर्ती की बात करते हैं तो ये सतत श्रेणी है, ये खंडित श्रेणी है और ये व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में दोनों के अंदर ही अपन दो ही विधि काम में लेंगे, प्रत्यक्ष विधि और दूसरी लघु विधि या अप्रत्यक्ष विधि। लेकिन अपन सतत श्रेणी की बात करेंगे, वहां पर अपन 4 विधि काम में लेते हैं। नॉर्मल किताबों में या साधारण रूप से 3 विधि दी हुई होती है, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। लेकिन एक विधि और मैंने पढ़ी है, हो सकता है उसमें भी ज्यादा भी हो कहीं और किताबों में, लेकिन मैंने 7-8 किताबें पढ़ी है, उनमें 4 विधियां दी हुई है। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन और एक आकलन या योग विधि। आकलन या योग विधि। तो तीसरी अपन काम में लेंगे पद विचलन, और 4 नंबर की जो विधि काम में लेंगे वो है आकलन विधि। आकलन विधि। अब देखो यहां पर कि व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के अंदर प्रत्यक्ष और लघु ही आएगा काम में। सतत श्रेणी के अंदर पद विचलन और आकलन रीति भी काम आएगी। अब सामान्य रूप से यह दिया हुआ होता है कि चार्लियर सूत्र का प्रयोग, चार्लियर सूत्र का प्रयोग किसकी शुद्धता ज्ञात करने में किया जाता है? तो समांतर माध्य, माध्यिका नहीं और बहुलक भी नहीं। चार्लियर सूत्र का प्रयोग किसकी शुद्धता ज्ञात करने में ज्ञात किया जाता है? समांतर माध्य। आगे अपन मानक विचलन भी पढ़ेंगे, तो मानक विचलन में भी अपन ये पढ़ेंगे चार्लियर का सूत्र का प्रयोग। अब चार्लियर सूत्र में भी यदि आपको और यदि वो डीपली ले जाएंगे तो ये देंगे कि चार्लियर सूत्र का प्रयोग कौन सी विधियों से ज्ञात किए गए समांतर माध्य की जांच के लिए किया जाता है? तो 2 विधियों की जांच के लिए किया जाता है। अभी अपन ज्ञात करके देखेंगे कि चार्लियर सूत्र का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो पहली बात तो साधारण रूप से तो आज तक एग्जाम में यही पूछा गया है कि किस केंद्रीय मूल्य की शुद्धता जांच करने के लिए चार्लियर सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समांतर माध्य। अब इससे भी आगे पूछा जाए कि समांतर माध्य में किस विधि के अंदर चार्लियर सूत्र का प्रयोग के द्वारा शुद्धता जांच की जाती है? तो पद विचलन और लघु विधि। प्रत्यक्ष भी नहीं और आकलन या योग विधि भी नहीं, उनमें भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इन 2 विधि में ही इसकी शुद्धता जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आगे क्वेश्चन ये आगे कभी आया हुआ नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। बाकी अभी तक मैंने पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन देखे हैं वो यही देखा है कि चार्लियर जो सूत्र है वो कौन से केंद्रीय मूल्य की शुद्धता जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है? समांतर माध्य। और समांतर माध्य की भी कौन सी विधि से ज्ञात किया गया समांतर माध्य की? पद विचलन और लघु विधि। इन 2 के अंतर्गत ही होता है। अब अपन एक एक विधि के अंदर एक एक का ज्ञात करके देखते हैं। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो
यदि सामान्य रूप से अपन जो अभी देख रहे थे, ज्ञात कर रहे थे, वो व्यक्तिगत श्रेणी से ही ज्ञात कर रहे थे, व्यक्तिगत श्रेणी का ही माध्य ज्ञात कर रहे थे अपन। चरम मूल्य में चाहे विचलन ज्ञात कर रहे थे तो भी वहां पर कौन सी श्रेणी काम में ले रहे थे, व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर प्रत्यक्ष जो माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र बात करें तो सिग्मा एक्स बटावा एन। इनका मतलब इन संख्याओं का योग कितना है और ये संख्या कितनी है। तो पहले तो संख्या 1 2 3 4 और 5, एन का मूल्य 5 है और इन संख्याओं का योग सिग्मा एक्स बराबर 25 है। तो अपन 25 बटावा 5 करते हैं तो 5 आ। यदि आप लघु विधि से ज्ञात करते हैं, लघु विधि ज्यादातर काम में कहां ली जाती है, जहां पे बहुत बड़ी संख्याएं होती है, जैसे लाखों सभी संख्याएं 1,05,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,08,000 इस प्रकार है। तो अपन लाख को अपन एक साइड में रख लेते हैं, ऊपर की संख्या को जोड़ लेते हैं और उनका माध्य ज्ञात कर लेते हैं, फिर लाख को अपन जोड़ देते हैं उनमें। तो इस प्रकार काम में लिया था। तो अपन एक कॉमन संख्या इसमें से घटा देते हैं, जैसे अपन इनमें से 3 घटा देते हैं, तो 3 में से 3 घटा देते हैं तो 0, -2, 3, 4 और 5। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 में से 2 माइनस के कम करती है तो कितने आगे 10। तो इसका सूत्र है a प्लस सिग्मा dx बटावा n। तो x बराबर जो कॉमन संख्या अपन ली है यहां पे वो कौन सी है, 3। अब ये संख्या प्लस में आए तो यहां पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा और माइनस में आए तो माइनस का। तो ये योग अपन कर रहे थे तो कितना योग आया था 10 और वो प्लस का आया था तो 10 बटावा 5। तो कितना आया, 5 का भाग 10 में गया 2 बार, 3 + 2 5। तो वही मूल्य अपने पास में आ रहा है, वही मूल्य अपने पास में प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब व्यक्तिगत श्रेणी से ज्ञात किया जाए या व्यक्तिगत में प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करे या लघु विधि से या अप्रत्यक्ष से ज्ञात करे, समांतर माध्य का आंसर समान ही आएगा, किसी भी सूत्र से प्रयोग करें। ऐसा कौन सा केंद्रीय मूल्य है जिसमें अलग अलग सूत्र से समांतर माध्य अलग अलग सूत्र से यदि केंद्रीय मूल्य ज्ञात किया जाए तो उसका आंसर अलग अलग आता है। इन 3 में ही बहुलक में अपन 2 प्रकार के सूत्र पढ़ेंगे, 2 प्रकार के सूत्र पढ़ेंगे और दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, समान आंसर नहीं आएगा। दोनों सूत्र का प्रयोग, इसमें अपन किसी भी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो आंसर, इसका मतलब ये निश्चित भी है, हमेशा ज्ञात किया भी जा सकता है, उससे आंसर हम अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब उसको क्या कहेंगे, अनिश्चित है। बहुलक के बारे में क्या कहेंगे, अनिश्चितता है, उसमें हमेशा ज्ञात भी नहीं किया जा सकता। 2 समान आ जाएगा आवर्ती बराबर तो उसको कहेंगे ये अनिश्चित है, इसमें कौन सा कहें, बहुलक है। अब यहां पर अपन खंडित श्रेणी की बात करते हैं। खंडित श्रेणी 2 विधियों से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से अपन ज्ञात करते हैं। तो 1 3 6 7 और 8। एफ में आवर्ती है 4 6 4 4 और 2। सामान्य जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें एफ एक्स हो जाएगा इनटू हो जाएगा 4 18 24 28 और 16। इनका सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, तो इनका योग कितना हो रहा है 20 और इनका योग कितना हो रहा है 90। तो इसका सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटावा
यहां पर ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिग्मा एफ किसके बराबर होता है, तो सिग्मा एफ की जगह एन भी लिखे, बात वही चीज है। जैसे अभी आगे देखेंगे अपन, और मैं लगा था उस फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, सिग्मा एफ किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ किसके बराबर होता है। यहां पर तो अपन एन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां अंतिम अपन संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे तो देखेंगे अंतिम संचयी आवर्ती और सिग्मा एफ बराबर होता है। वहां अपन सोचते नहीं यार पता नहीं किसके बारे में पूछा होगा, लेकिन अपन कैलकुलेशन करके किया हुआ तो अपने को ध्यान में रहेगा कि किसके बराबर है। तो यहां पर सिग्मा एफ और एन बराबर ही है। तो अब अपन अप्रत्यक्ष विधि से अपन ज्ञात करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि से इनमें कोई कॉमन संख्या अपन ले लेते हैं भी, कोई भी कॉमन संख्या, पहले तो इसका ज्ञात कर लेते हैं। 90 माइनस 90/20 कितना आया, 4.5, 4.5। अब इनसे अपन ज्ञात करते हैं, एक कोई भी कॉमन संख्या अपन इनमें से घटा लेते हैं, जैसे 3 घटा लेते हैं, तो 3 में से dx ज्ञात करें, 3 घटा लिया 3 में से तो 0, यहां पे -2 +3 4 और +5, फिर यहां पर f और dx करते हैं, तो माइनस में 8 0 12 16 और 10, इनका योग करना है और सिग्मा एफ का करना है। तो सिग्मा एफ का तो अभी निकाला था 20 और इनका योग 30, भी वापस देख लेना, 28 और 38 में से 8 कम हो गए, तो सिग्मा एफ dx बराबर 30। अब यहां पर सूत्र है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ dx बटावा n। तो x अपन यहां पर बात करें, a मूल्य कौन सा लिया था, 3 प्लस 30/20, 0 से 0 कट गया, x बराबर 3 प्लस 3 में अपन 2 का भाग देते हैं तो 1.5 आ रहा है, तो 1.5 अपन इसमें जोड़ देते हैं, तो आंसर 4.5। तो इसमें निश्चितता इसीलिए है भी, ये निश्चित है, ज्ञात किया जा सकता है हमेशा, और हमेशा एक ही मूल्य प्राप्त होता है, इसका मतलब स्थिर मूल्य है, ये स्थिर मूल्य है हमेशा। किसी भी सूत्र से आप ज्ञात करोगे तो आंसर वो है, वो समान ही प्राप्त होगा। अब अपन बात करते हैं सतत श्रेणी की चारों विधियां, और उनमें अपन चार्लियर सूत्र का भी प्रयोग करके देखेंगे कि उससे शुद्धता ज्ञात की जा सकती है या नहीं। पहले तो अपन जो सतत श्रेणी है, सतत श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक तो अपवर्जी, एक समावेशी। अपवर्जी विधि और समावेशी। अपवर्जी विधि के अंदर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। समावेशी में 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49। तो ये समावेशी विधि है और ये अपवर्जी विधि। ये इनसे क्वेश्चन पिछली बार खुले लेक्चर में के पेपर में पूछा गया। एक तो समावेशी 4 कथन दिए हुए थे, उन 4 में से एक कथन गलत था और बाकी 3 सही थे। तो एक तो इस प्रकार दिया हुआ था कि ये श्रेणी अपवर्जी है या समावेशी है, मेरे को ध्यान में नहीं है,
तो अपवर्जी श्रेणी किसे कहते हैं, समावेशी श्रेणी किस प्रकार की होती है, तो ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। फिर वहां पर लाइन क्या दी हुई थी कि अपवर्जी श्रेणी के अंदर पहले वर्ग की उच्चतम सीमा और अगले वर्ग की निम्नतम सीमा समान होती है। पहले वर्ग की उच्चतम सीमा और अगले वर्ग की निम्नतम सीमा समान होती है। अब समावेशी के अंदर पहले वर्ग की उच्चतम सीमा और अगले वर्ग की निम्नतम सीमा में एक का अंतर होता है, समान नहीं होती। ठीक है। फिर देखो यहां पर कई बार चूक जाते हो कि याद करने में कौन सी समावेशी कहेंगे और कौन सी अपवर्जी। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि किस लिए इसे समावेशी कहते हैं, किस लिए उसे अपवर्जी कहते हैं। अपवर्जी का मतलब 0 से 10 है। अब किसी क्लास में आपने टेस्ट लिया है, उस टेस्ट में 50 में से आपने नंबर दिए, किसी लड़के के हो सकते हैं 10 भी आ जाए, किसी के 20 भी आ जाए, किसी के 30 भी आ जाए। अब 10 नंबर आ गए, उसको किस ग्रुप में शामिल करोगे आप, अगले वर्ग में शामिल करना है। किसमें, अब आगे वाले, इसीलिए तो अपवर्जी कह रहे हैं ना, भी आगे वाले मूल्य में शामिल करेंगे इसे, ऊपरी सीमा को, न कि उसमें। और इसमें देखो 0 से 9 तक आ गया तो पूरा का पूरा उसी में समावेश करना आपको भी। यहां पर 0 से 9 है, यहां पर 10 से 20 है, इसका मतलब इसलिए इसको समावेशी कहते हैं और इसलिए उसे अपवर्जी कहते हैं। क्योंकि लंबे टाइम बाद में अपन जाते हैं कि यार कौन सी अपवर्जी थी कौन सी समावेशी पता ही नहीं है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि इसमें अब आगे वाले वर्ग में जोड़ा जाएगा और इसमें उसी वर्ग में शामिल करेंगे, इसलिए इसे समावेशी कहते हैं। तो 3 विशेषता इन दोनों की है। एक तो इनके वर्ग, समावेशी का कौन सा वर्ग होता है, अपवर्जी का कौन सा होता है, ये ध्यान में होना चाहिए कि समावेशी में पहले वर्ग की उच्चतम सीमा और अगले वर्ग की निम्नतम सीमा में एक का अंतर होता है, अपवर्जी में अंतर नहीं होता है, वो दोनों समान ही होते हैं। फिर अपवर्जी के अंदर यदि पहले वर्ग की उच्चतम सीमा की बराबर कोई मूल्य है तो उसे अगले वर्ग में शामिल करते हैं। लेकिन समावेशी में अपने वर्ग के उच्चतम सीमा के बराबर कोई मूल्य है तो उसे उसी वर्ग में शामिल करेंगे। अब देखो यहां पर अपन 3 केंद्रीय मूल्य यहां से ज्ञात करेंगे। 3 केंद्रीय मूल्य ज्ञात करेंगे, माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य। समांतर माध्य में अपवर्जी और समावेशी विधि से, समांतर माध्य समान विधि से ही ज्ञात किया जाता है। लेकिन माध्यिका और बहुलक अपवर्जी विधि से तो ज्ञात किए जा सकते हैं, लेकिन समावेशी विधि से आप ज्ञात कर रहे हो तो उसे पहले किसमें चेंज करेंगे, अपवर्जी। अब देखो सामान्य कॉन्सेप्ट देखना यहां पर कि अपन समांतर माध्य ज्ञात करें तो उसके लिए अपने मध्य वर्ग का मध्य बिंदु की आवश्यकता होती है। वर्ग के अभी ज्ञात करेंगे तो वर्ग का मध्य बिंदु अपने पास में निकालेंगे, लेकिन माध्यिका और बहुलक में वर्ग का मध्य बिंदु की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर निम्न सीमा और ऊपरी सीमा की आवश्यकता होती है। इसलिए यहां पर ऊपरी सीमा और निम्न सतत श्रेणी है नहीं है, सम्मिलित भी ये अपवर्जी है नहीं, इसलिए ऊपरी सीमा और निम्न सीमा तो यहां पर तब होगी ना जब -0.5 और 9.5 तक ये हो, और फिर अगला 9.5 और 19.5। तो यदि माध्यिका और बहुलक आप ज्ञात कर रहे हो तो समावेशी श्रेणी को पहले किसमें चेंज करना होता है, अपवर्जी में। ये ध्यान रखना आप कि माध्यिका और बहुलक में समावेशी विधि से आप यदि बहुल ज्ञात कर रहे हो केंद्रीय मूल्य तो उसको अपवर्जी में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट में अपन समावेशी वाले में अपवर्जी विधि में चलते हैं कि वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, या मानो कि अपन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, 20 से कम, 20 से कम, इधर लिख लीजिए 20 से कम, फिर है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से अधिक।
खुले वर्ग की श्रेणी है। ये वर्गीकृत तो है, लेकिन जो अंतिम वर्ग है वो खुला है। तो अंतिम वर्ग और निम्न वर्ग यदि खुला दिया हुआ है, ओपन है, तो उससे आप माध्यिका और बहुलक तो ज्ञात कर सकते हो, लेकिन समांतर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब यहां पर समांतर माध्य के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? इस वर्ग के मध्य बिंदु की आवश्यकता होती है, और मध्य बिंदु आपको यहां नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस प्रकार की श्रेणी से आप क्या नहीं ज्ञात कर सकते? समांतर माध्य आप ज्ञात नहीं कर सकते। बहुलक और माध्यिका में इस प्रकार की आपको आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए वो ज्ञात किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं तीनों विधियों से, चारों विधियों से अपन ज्ञात करने वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यदि आवर्ती दी हुई है, कोई भी लिख देता हूं मैं, 10, 20, 30, 20 और 10। ये आवर्ती दी हुई है, तो इसमें आपको देखते ही पता करना है कि इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक जो सर्वाधिक आवर्ती है, उसके जो सामने का वर्ग है उसका मध्य बिंदु ही उसमें माध्यिका होगी, मध्य बिंदु ही उसमें बहुलक होगा, और मध्य बिंदु ही समांतर माध्य, मतलब तीनों समान ही आंसर आएंगे इसके। अब इसकी जगह आप आवर्ती कोई भी लिख देना, 4, 6, 8, 6 और 4 लिख दिया, तो भी आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक का आंसर कितना आएगा? 25 ही आएगा। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सर्वाधिक आवर्ती है उसके दोनों ओर योग समान है, इधर भी 6 है, इधर भी 6, इधर भी 4 है, इधर भी 4। अब आप आंकड़े कोई भी लिख सकते हो, आंकड़े यहां पर कोई सी भी लिख सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 2 और 1। अब भी क्या आएगा? 25 ही आएगा। माध्य भी 25 आएगा, माध्यिका भी 25 आएगा, बहुलक भी 25 आएगा। अभी सभी में इस प्रकार के अपन सीखेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आंकड़ा चेंज कर देता हूं, 50 से 60 लिख दिया। अब यहां पे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 6, 4 और 2। अब देखो कि अब यहां पर ये 2 समान आ गए, और इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 2। अब आप इनमें ज्ञात करोगे तो आपका आंसर 30 आए, क्योंकि इस वर्ग यहां से अपन यहां तक मध्य बिंदु देखे तो 30, या दोनों में समान है तो इधर 30 और इधर 30 समान, तो अपन ज्ञात करेंगे तो आंसर चाहिए कोई सी भी विधि से अपन ज्ञात कर लेंगे, आंसर वही आएगा। आंसर इसी से अपन आगे जब इनकी तीनों की तुलना पढ़ेंगे तो इसे इस प्रकार के आंकड़ों से सामान्य वक्र बनेगा, और सामान्य वक्र के अंदर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों समान होते हैं। अभी देखो मैं थोड़ी सी इसको आगे बताएंगे उसके बारे में पूरा, तो मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं। 2, 4, 6, 8, 10 और 2, ये किस प्रकार का वक्र बनेगा? इससे ऋणात्मक वक्र बनेगा। इससे किस प्रकार का वक्र बनेगा? ऋणात्मक वक्र बनेगा। जैसे मैं बना देता हूं थोड़ा, सामान्य वक्र कैसे बनता है उसमें आगे बात करेंगे पूरा में। इस सामान्य वक्र में तो ऐसे उठा था, पहले ऊपर उठा फिर उसी अनुपात में नीचे गिर, और इसमें इस प्रकार उठ रहा है, ठीक है, और शीर्ष है वहां पर बहुलक आएगा। तो इसमें तो शीर्ष है, वहां पर ही बहुलक है, और वहां पर ही माध्यिका है, और वहां पर ही माध्य है। अपन आगे बढ़ाएंगे ये, लेकिन शीर्ष की तरफ हमेशा कौन सा मूल्य आएगा? बहुलक, माध्यिका। यहां पर जो आंसर इससे अपन इस प्रकार की श्रेणी से निकालेंगे उसमें सबसे कम मूल्य जो आएगा वो समांतर माध्य का आएगा,
फिर माध्यिका का आएगा और फिर बहुलक। अब देखना आप, मैं इसी श्रेणी को थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं, वो हो जाएगी आपकी ऋणात्मक वक्र। अब यहां पर कईयों को ये लग रहा है कि इसको देखना, ये लिखा था मैंने 4 6 सॉरी 10 लिखा था ना पहले वाली संख्या, ये ठीक है। अब इससे जो वक्र बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, धनात्मक, और धनात्मक वक्र बनेगा ये। अब यहां पर अपन बहुलक याद करेंगे तो वो इधर आएगा, फिर माध्यिका आएगी और फिर माध्य। अब यहां पर अपन आगे सीखेंगे, पूंछ की तरफ हमेशा समांतर मान, शीर्ष की तरफ हमेशा बहुलक और मध्य में हमेशा माध्यिका होगी। और इन आंकड़ों से बने ये वक्र को धनात्मक वक्र कहेंगे। पहले जो मैंने बनाया उनसे ऋणात्मक वक्र, उससे पहले मैंने लिखा है वो सामान्य वक्र आएगा। अब देखो अपन बहुलक यहाँ पर आवर्ती यहाँ पर है, इस आवर्ती से अपन विचलन लेंगे तो कम वर्गों की ओर माइनस करते हैं, अधिक वर्गों की ओर प्लस करते हैं, तो प्लस वाले मान ज्यादा आएंगे और कम की तरफ है वो माइनस के कम आएंगे। इसका मतलब इससे जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, धनात्मक। अभी मेरे को पता है पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन आगे अपन विचलन वाली बात करेंगे, पद विचलन, वहां पर क्लियर होगा। और यहां पर देखो आवर्ती इधर थी 10 और 10 को अपन मान के फिर इधर विचलन लिए, तो माइनस के चिन्ह आपको इधर ज्यादा लगाने और प्लस के कम लगाने हैं। इसका मतलब ये ऋणात्मक वक्र। वहां एग्जाम में जाके कंफ्यूज होते हैं किसे ऋणात्मक कहेंगे और किसे धनात्मक कहेंगे। अपन भी तुलना करेंगे आगे, तब बात करेंगे इसकी, क्योंकि तीनों पढ़ने के बाद में, क्योंकि ये तीनों ये विधियां अपन हर जगह काम में लेंगे। माध्यिका भी पढ़ेंगे तो ही काम में लेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे तो भी ज्ञात करेंगे। और अपन ये भी देखेंगे कि आंसर में आंसर वही आएगा आपके जो निकालने की जरूरत नहीं है, गणितीय कैलकुलेशन करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, उस प्रकार का ही क्वेश्चन देंगे। यदि गणितीय कैलकुलेशन दी, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई लॉजिक दिया, उन्होंने कोई ना कोई लॉजिक दिया है। यदि यदि अपन बात करते हैं, आगे बताएंगे आपको, यदि इनका अंतर 10 आएगा तो इनका अंतर 20 आएगा और इनका अंतर 30 आएगा, इनका अंतर 30 आएगा। इसका मतलब देखो, यदि आपके पास में 2 ये आया है, 2 ये आया है, तो माध्यिका क्या आ गई 4, और आपके पास में बहुलक 8 आ गए, बहुलक 8 आ गया। अब देखो यहां पर देखना कि इस जगह दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2, यहां अंतर कितना आ रहा है 4, यहां अंतर कितना आ रहा है। इसका मतलब इनसे भी अपन 10 से करें तो 1 2 और 3 अनुपात निकालें तो 1:2:3, तो यहां पर भी इससे ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 1:2:3। तो लगभग यदि सतत श्रेणी में अपन बात करें तो इसी अनुपात में माध्य, माध्यिका और बहुलक का अंतर आएगा। और ये कॉन्सेप्ट जो अपन आगे सूत्र पढ़ेंगे वो इसी सूत्र पे आपके सारे सूत्र बना सकते हो। जो माध्य, माध्यिका और बहुलक के अंतर वाले सूत्र बनाते हो, इससे अपन 20 प्रकार के सूत्र बना सकते हैं। और एग्जाम में ये बार बार पूछा जा रहा है आजकल कि निम्न में से कौन सा सूत्र माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित। अपन तो केवल यही पढ़ते हैं z बराबर 3m - 2x, वो सारा इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। सारे सूत्र इसी कॉन्सेप्ट पे यहीं से उठाए गए हैं। ये आगे अपन थोड़ा सा इस पे कर लेते हैं, फिर इस पे चलेंगे। यहां पर अपन 2 विधि यूज कर लेते हैं, या चारों ही हो जाएगी साथ, चारों साथ।
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पर आवर्ती ये इसमें तो 1, 2, 3, 2 और 1, क्योंकि ये लेंगे अपन। मैं एक कम कर देता हूं, इसको 50 तक ही कर देता हूं। 4, 6, 8, 6 और 4। इसमें भी आंसर क्या आएगा? 25 ही आएगा। इसमें भी आंसर कितना आएगा? 25 ही आएगा। और तीसरी अपन विधि पद विचलन से ज्ञात करेंगे, उसका भी मैं वर्ग लिख देता हूं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें आवर्ती लिख देता हूं मैं 6, 8, 10, 8 और 6। इसमें भी आंसर कितना आएगा? 25। चौथी विधि अपन बाद में देखते हैं, पहले 3 विधि अपन एक साथ देख लेते हैं और चौथी विधि अपन देखेंगे बाद में। अब सबसे पहले प्रत्येक विधि में क्या होता है? माध्य ज्ञात करना, वर्ग का माध्य ज्ञात करना होता है। वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है। तो इसमें मध्य बिंदु क्या है? 5, 15, 25, 35, 45। और फिर करते हैं अपन एफ एक्स। एफ एक्स में 20, 90, 200, 200, 210, 210 और 180, 180, यही है ना। अब इनका योग अपन करते हैं 28, सिग्मा एफ बराबर 28। और इससे अपन करते हैं तो 700, 700 यार। अब इसमें सूत्र सिग्मा एफ एक्स बटावा एन माध्य बराबर। तो 700 में आप 28 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 25 ही आएगा। इसमें आप 700 में यदि 28 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 25 ही। अपन संख्या देखते ही पहले ही पता कर लिया था कि 25 ही आंसर आ। और ये यदि एग्जाम में सतत श्रेणी का क्वेश्चन देंगे तो इसी प्रकार देंगे। आगे भी आपको 1-2 कॉन्सेप्ट और बताएंगे कि और किस प्रकार देख सकते हैं अपन। एक तो वर्ग, 2 वर्ग समान आएंगे वहां पर देख सकते हैं, एक ये मध्य बिंदु वाला देख सकते हैं। अभी आगे और देखेंगे कि कहां पर कैसे प्राप्त होगा। अब वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवर्ती 1, 2, 3, 2 और 1। यहां पर भी मध्य बिंदु अपने को ज्ञात करना होगा। 5, 15, 25, 35 और 45। इनमें से एक मूल्य को आधार मान के उससे विचलन ज्ञात करना है। कोई से भी मूल्य अपन ज्ञात कर सकते हैं, किसी से भी विचलन ज्ञात करेंगे आंसर वही 25 ही आएगा। आप किसी को भी मान सकते हो। अपन आप बताओ किसको माने? इसमें से 25 को मानेंगे तो आप बिल्कुल इजी है, लेकिन अपन और किसी को मान के देख लेते हैं। 25 को मान के करोगे तो बिल्कुल इजी तरीके से, कहीं अपने कैलकुलेशन ही करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 25 से करोगे तो आपको देखो 25 माना आधार, तो यहां पर 0, यहां पर -10, -20, ठीक है। इधर +10 और प्लस के 20। अब देखो एफ डी एक्स करना है तो -20
-20, 0, +20 और +20, इनका योग किया सिग्मा एफ dx का, तो कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। और इनका योग कितना आ रहा है सिग्मा एफ का? 3 दिन 6 3 9। ठीक है, अब यहां पर तो अपने को सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ dx बटावा। अब यहां पर अपन ले लेते हैं कि 25 प्लस 0 बटावा 9। तो किसी भी संख्या में 0 में कितनी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को अपन 25 में जोड़ेंगे तो आंसर 25 ही आना है। यहां तो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अपन किसी और आंकड़े को भी मानेंगे तो भी वो आंसर अपना 25 ही आएगा। देखो अपन दूसरे आंकड़े को ले लेते हैं, भी 35 को ले लेते हैं, तो भी अपने आंसर क्या आएगा? वो ही आएगा। 35 को लेते हैं तो 0, -10, -20 और -30, और यहां पे +10। 30 × 5 150, 20 सॉरी 5 नहीं, ये आवर्ती से गुणा करना है, एफ से गुणा करना। 30 माइनस के 40 माइनस के 30 0 और प्लस के 10, तो यहां पर सिग्मा एफ dx का मान कितना आ रहा है माइनस में? -90 आ रहे हैं। और यहां पर योग सिग्मा एफ का भी ज्ञात किया था, तो अपन सूत्र लगा रहे हैं माध्य बराबर a प्लस माइनस सिग्मा एफ dx बटावा n। तो x बराबर 35 माइनस 90 बटावा 9, 90 बटावा, तो 9 का भाग 90 में देंगे तो 10, और 35 में से 10 माइनस किए तो वही आंसर 25 आएगा। तो कहीं पर भी आप मान लोगे तो ये थी कौन सी विधि? लघु विधि। लघु विधि। अब जो विचलन विधि है उसे अपन ज्ञात करते हैं। विचलन विधि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, या अपन आगे और लिख देते हैं 50 से 60 और 60 से 70। अब अपन आवर्ती लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 4, 3 और 2। अब आंसर क्या आएगा? 35 आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब सर्वाधिक आवर्ती के दोनों आवर्ती समान है। सर्वाधिक आवर्ती किस वर्ग में है? 30 में से 40। तो यहां पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन निकालने वाला नहीं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। यदि वर्गीकृत श्रेणी के अंदर मध्य वर्ग में सर्वाधिक आवर्ती है और दोनों ओर के की आवर्ती समान मात्रा में कम हो रही है, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक का आंसर क्या आएगा? उस सर्वाधिक आवर्ती के जो सामने वर्ग है उसका मध्य बिंदु ही माध्य होगी, उसका मध्य बिंदु ही माध्यिका होगी, और उसका मध्य बिंदु ही बहुलक होगा। तो यहां पर केवल लैंग्वेज में लिख के दे सकते हैं कि यदि वर्गीकृत श्रेणी दी हुई है और उस वर्गीकृत श्रेणी के मध्य वर्ग में सर्वाधिक आवर्ती है और उसके दोनों ओर की आवर्ती का योग समान है, दोनों ओर की आवर्ती का योग समान है, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक का आंसर उस सर्वाधिक आवर्ती वाले जो वर्ग है उसका मध्य बिंदु होगा। वहां पे मध्य बिंदु होगा, निम्न बिंदु होगा, उच्चतर सीमा होगी। किस प्रकार क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आप?
तो अब अपन पद विचलन विधि से dx अपन देखते हैं। कहीं पर भी आप जीरो लगा दो, कहीं पर भी आप इनमें जीरो लगा दो और फिर अपन आंसर तो इसमें अपने को प्राप्त है 35। आप जीरो कहीं पर भी लगा के प्राप्त कर सकते हो। जैसे अपन सीधा आंसर बिल्कुल ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना तो बीच में लगा दिया, ऊपर -1 -2 और -3, इधर 1 2 और 3, कहीं पर भी जीरो लगा दो और उसके ऊपर संख्या से -1 -2 -3, इधर नीचे संख्या से ये लगा दो, फिर f dx इनको गुणा -6 -6 -4 0 4 6 और 6, यो कितना हो गया? सिग्मा f dx बराबर 0। और इनका योग कितना है? वापस देखो, देखिए 5 4 9 9 और 5 14 4 18 18 और 3 21 और 2 23, सिग्मा एफ बराबर 23। अब इसमें सूत्र है ज्ञात करने का, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटावा n इंटू आई, n इंटू आई। अब x बराबर एक जो जहां पर आपने जीरो लगाया है उसके जो सामने का जो वर्ग है उसका मध्य बिंदु आपको रखना 35 रखना है, प्लस 0 बटावा 23 इंटू आई का मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना कितना है 10। तो यहां पर तो जीरो आ गया तो कैलकुलेशन करना ही नहीं है, किस जीरो से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो जीरो और भाग देंगे तो जीरो, जोड़ और माइनस में जीरो नहीं है। जोड़ किसी संख्या से जोड़ करें तो जो पहले से संख्या वही आ जाएगी। तो यहां पर कैलकुलेशन किया इसका जीरो और फिर 35 में जोड़ रहे हैं तो आंसर अपने पास में 35 आ गया। यदि आप कहीं पर भी जीरो रख के ये विधि करोगे तो मानो कि यहां पर जीरो रखा तो 35 आ गया, यहां पे रखोगे तो आपको एक की जगह क्या रखना है भी, यहां पर आप जीरो रखोगे तो एक की जगह आपको 45 रखना है। फिर देखो यहां माइनस की संख्या आएगी और उनका जो कैलकुलेशन करोगे उनका आंसर 10 आएगा, 10 माइनस होते ही वो आंसर आ जाएगा। अब यहां पर मैं चार्लियर सूत्र की भी बात कर लेता हूं, फिर अपन आकलन और योग विधि की बात करते हैं कि इसमें चार्लियर सूत्र के द्वारा इसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है। चार्लियर सूत्र है वो जो अपन डी ले रहे हैं, इन सभी मूल्यों में एक एक जोड़ दे, इन सभी मूल्यों में एक एक जोड़ दे और जो बाद में कैलकुलेशन करेंगे तो अभी क्या आ रहा है, सिग्मा एफ डी एक्स 0 आ रहा है, सिग्मा एफ डी एक्स क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मैं आगे का पूरा मिटा रहा हूं, इधर वाला। इन सभी में क्या करना है, एक एक प्लस करना है, एक प्लस करना है। एक प्लस करना है तो यहां पर माइनस के 2, यहां पे माइनस का 1, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पे 2, यहां पर 3 और यहां पर 4, ये आंकड़े यहां पर काम में लेंगे। यहां पे 0 था, 0, फिर यहां पर 1 था। अब देखो इसको भी मिटा देता हूं मैं, ये अपने को ध्यान रखना, यहां पहले वाली चीज किस सिग्मा एफ डी एक्स का मान कितना आया था 0, क्योंकि ये उसमें जांच के अंदर इस चीज का प्रयोग किया जाता है। अब
इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आया, -4, -3, 0, 5, 8, 9 और 8, इनका योग सिग्मा एफ कोष्टक D+1 बराबर। इसको अपन बात करें, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, तो पहले अपने पास में D था, उस D में क्या किया अपन ने, 1 प्लस कर दिया। यहां पर जो अपन किसको गुणा कर रहे हैं, D+1 बटा और F को गुणा कर रहे हैं। किसको गुणा कर रहे हैं, F, इसको ही कर रहे हैं। भी यहाँ पे देखो, पहले जो अपने पास में संख्या थी, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 संख्या थी। पहले अपन कैलकुलेशन कर रहे थे, उनमें सब में एक एक जोड़ दिया तो ये नई संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब D+1 ये संख्या है, और अपन D+1 को F से गुणा करना है। F से गुणा करना है तो 2 और 4 को गुणा, 2 और 2 को गुणा करते हैं तो 4, एक माइनस किए तो माइनस ही आए, 1 और 3 को 3, 0 और 4 को 0, 1 और 5 को 5, 2 और 4 को 8, 3 और 3 को करते हैं तो 9, 4 और 2 को करते हैं तो 8। अब इनका योग करना है, कितना आया, माइनस के 7 है, माइनस के 7 है, प्लस के कितने हैं, 16, 30, 30 में से 7 कम कर दिए तो कितने हैं, 23। इसमें सूत्र है सिग्मा एफ डी एक्स बराबर, एफ डी एक्स बराबर सिग्मा एफ कोष्टक D+1, D+1 माइनस सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी एक्स का मान अपने पास में क्या आया था, 0, 0, यहां पे मैं लिख रहा हूं 0 बराबर, इसका मान कितना आया आपने, ये यहां पर 23। इस सभी संख्या का मान पूरी का ही क्या आया है, 23, और माइनस सिग्मा एफ कितना है, 23। तो 0 बराबर 23 माइनस 23 क्या आ गया, दोनों मान बराबर आ गया। इसका मतलब आपका ये सही है प्रयोग, ये दोनों बात बराबर आ गई। इसका मतलब यदि यहां पर जैसे सिग्मा एफ डी एक्स जितना भी मान आया हुआ है, तो इससे भी आप ज्ञात करोगे तो इनका योग कितना आएगा, उतना ही आएगा। इसका मतलब चार्लियस सूत्र के द्वारा अपन इसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। आपके कंपटीशन में तो ये निकाल के तो पूछेंगे नहीं कभी, आपके ये क्वेश्चन इसी प्रकार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है अभी तक कि चार्लियस सूत्र का प्रयोग कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात करने में किया जाता है, समांतर माध्यम। अब समांतर माध्यम में भी यदि 4 विधि की अपन बात कर रहे हैं, उन 4 विधि में से 2 विधि में ही काम आएगा, लघु विधि और पद विचलन में। तीनों में कैसे, कैसे, हाँ, पद विचलन उसमें कहां होती है, माध्यिका पद विचलन से, बहुलक में भी, बहुलक में भी पद विचलन नहीं आता है, बहुलक याद करने में भी कहीं पर पद विचलन नहीं करें। हाँ, अभी अपन बात कर रहे हैं जैसे 4 विधि, मतलब आप गणितीय माध्यमों की बात कर रहे हो। अभी मैंने बताई थी कि सतत श्रेणी की 4 विधियां, एक तो प्रत्यक्ष विधि, मैंने 4 विधि बताई, अभी एक विधि तक अपन पहुंचे नहीं है। बताई थी प्रत्यक्ष विधि से अपन ने ज्ञात किया था, अप्रत्यक्ष या उसे लघु विधि कहते हैं, उससे ज्ञात किया था।
और तीसरा पद विचलन से ज्ञात किया। अब चौथी अपन आकलन या योग विधि अब काम में ले रहे हैं। आकलन या योग विधि में ये काम नहीं, तो अब अपन चौथी विधि काम में लेते हैं, आकलन और योग। अब इसमें भी काम में नहीं आएगा, ये चार्लियर सूत्र केवल दो ही विधि में काम आएगा। तो अभी तक इतना डीपली या कहीं पूछा नहीं गया, पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है कि दो ही विधि में चार्लियर सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, एक तो पद विचलन में और एक लघु विधि में। अब अपन वर्गीकृत जो श्रेणी है उसमें अपन जो ज्ञात कर रहे हैं, पचास ऐप अपन यहां पे दे देते हैं 2 3 4 3 और 2, और यहाँ पे अपन 5 दे देते हैं तो कैलकुलेशन में अपने इजी रहेगा। संख्या अपन विशुद्ध योग कितना हो जाएगा इनका, 15 हो जाएगा। सिग्मा एफ बराबर 15। अब इसके लिए सी एफ ज्ञात करनी है, संचय बारंबारता ज्ञात करनी है। इस विधि में क्या ज्ञात करनी है, संचय बारंबारता ज्ञात करनी है। 2 2 और 3 5 5 और 5 10 10 और 3 13 13 और 2 15। अब देखो यहां से मैं लगाता हूं, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि अंतिम संचय आवर्ती किसके बराबर होती है, सिग्मा एफ के बराबर। वहां पे क्वेश्चन आया था कि अंतिम संचय आवर्ती है वो किसके बराबर होती है, सिग्मा एफ। अब इस विधि में इनका योग भी ज्ञात करना है, तो इनका भी ज्ञात करो, इनका ज्ञात करो योग। 7 10 17 17 और 13 30 30 और 15 45। सिग्मा सी एफ बराबर 45। यहां पर सूत्र काम में लेंगे माध्य ज्ञात करने का, m माइनस आई कोष्टक m माइनस आई कोष्टक f माइनस 1, f माइनस 1। ये सूत्र अपन काम में लेंगे। इस सूत्र के लिए f ज्ञात करने के लिए अपने को सिग्मा सी एफ बटावा सिग्मा एफ करना है। तो f बराबर 45 बटावा 15। सिग्मा सी एफ कितना है 45, एफ कितना है 15, तो आंसर कितना आ गया अपने पास में 3। अब m क्या है इसमें, m है जो अंतिम आवर्ती है उसका मध्य बिंदु, अंतिम जो वर्ग है उसका मध्य बिंदु। तो अंतिम वर्ग 40 से 50 है, इसका मध्य बिंदु क्या है 45। तो यहां मैं लिख रहा हूं 45 माइनस वर्ग अंतराल कितना है 10, ये 10 लिख दिया। कोष्टक में f कितना है 3 माइनस 1, तो 45 माइनस 10 इंटू 2, 3 में से 1 गया तो 2। अब 2 इंटू 10 कर रहे हैं 45 माइनस 20, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में 25। तो आंसर किसी भी विधि से अपन ज्ञात कर लो वही आएगा, और इस विधि का नाम है आकलन या योग विधि। आकलन या योग विधि से अपन ज्ञात करते हैं। तो 4 विधि है। अब अपन
इसमें हाँ इसमें नहीं, ये थोड़ा सा इसमें बैक। हाँ एक मिनट एक मिनट, कोरिलेशन वाला कोरिलेशन के पास में थी। हाँ अलग से यहाँ पे एक इस किस में मिलेगी, मेरे को ध्यान में नहीं है इसमें। चलो अपन उसमें पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा, भी उसमें जो लाइनें जो भी मैंने बोली है वो लिखी हुई है, बाकी पर देख लेते हैं एक बार, उन पे कुछ चर्चा मिल जाए। इसमें ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य जिसकी ओर अन्य सभी संख्याएं केंद्रित होती है, मतलब मध्य का मूल्य बिंदु है वो केंद्रित संख्या कहलाती है। अब सांख्यिकी माध्यों के प्रकार, जो केंद्रीय मूल्य है वो सारे ही है, गणितीय माध्य भी है, स्थिति माध्य भी है, व्यापारिक माध्य भी। गणितीय माध्य में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, वर्गकरणी या द्विघातीय माध्य। अब गणितीय माध्य में आंसर इस क्वेश्चन इस प्रकार के निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है, तो एक इनमें से ऑप्शन डाल देंगे। तीसरा स्थिति संबंधी माध्य, तो माध्यिका और बहुलक स्थिति संबंधी माध्य है। और एक और यहां पर ले सकते हैं विभाजक मूल्य, विभाजक मूल्य भी अपन यहां पर ले सकते हैं। विभाजक मूल्य भी अपन मूल्य इसमें ले सकते हैं, विभाजक मूल्य भी अपन ले सकते हैं। व्यापारिक माध्य में चल माध्य, परगामी माध्य, संग्रहित माध्य और या अथवा संग्रहित माध्य भी कहते हैं। अब समांतर माध्य में केंद्रीय प्रवृत्ति का एक गणितीय माध्य है, इसका प्रयोग औसत ज्ञात करने में किया जाता है। समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का योग हमेशा शून्य होगा और केंद्रीय मूल्य से नहीं होगा। समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। चाहे अपन ये विचलन के वर्ग माध्यिका से करेंगे, बहुलक से करेंगे, तो उससे ये कम होगा जो भी अपन ज्ञात करें। समांतर माध्य के आधार पर संख्याओं का बीज गणितीय विवेचन संभव है, मतलब 5 संख्याएं हैं, उनका औसत अपने पास में 5 आया है, तो इसका मतलब वो 5 × 5 करते हैं, तो इसका मतलब उन सभी संख्याओं का योग, चाहे वो संख्या अलग अलग हो सकती है लेकिन सभी संख्याओं का योग करेंगे तो वो 25 ही आएगा। तो बीज गणितीय विवेचन इसमें संभव है, माध्यिका और बहुलक में बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है। समांतर माध्य अपने चरम मूल्य से अत्यधिक प्रभावित होता है। अपन देख रहे थे कि चरम मूल्यों से एक मूल्य अपन चेंज कर दिया तो माध्यिका और बहुलक में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बहुल समांतर माध्य में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो जैसे अपन 2, 4, 6 और 8 और 10 का अपन समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन अंतिम संख्या को अपन शो कर दिया, अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया समांतर।
इसका मतलब जो चरम संख्याएं है उनसे कौन सा केंद्रीय मूल्य परिवर्तन होगा? समांतर माध्य होगा। फिर ये एक आदर्श माप माना जाता है क्योंकि ये श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित है। माध्यिका सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, बहुलक भी नहीं है। इसमें सभी संख्याओं का योग जरूरी है। इसमें आरोही और अवरोही क्रम व्यवस्थीकरण की जरूरत नहीं है, कैसे भी ज्ञात किया जा सकता है। बाकी उनमें से व्यवस्थीकरण की जरूरत है, माध्यिका में भी और बहुलक में भी। समांतर माध्ययों को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। माध्यिका को किससे कर सकते हैं? ओजाई वक्र से, और बहुलक को हिस्टोग्राम या आवर्ती वक्र से अपन पता कर सकते हैं। फिर आवर्ती बंटन में लघु रीति व पद विचलन रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते समय गणन क्रिया की शुद्धता की जांच करने के लिए चार्लियर जांच का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। चार्लियर शुद्धता का प्रयोग किस केंद्रीय मूल्य में ज्ञात करने के लिए किया जाता है? समांतर माध्य में। और समांतर माध्य की भी कौन सी रीति में? लघु और पद विचलन। समांतर माध्य का मूल्य सदा निश्चित रहता है, अर्थात श्रेणी के पदों को किसी भी क्रम में लिखा जाए माध्य हमेशा एक ही रहता है, व्यक्तिगत पक्षपातों से अप्रभावित रहता है। अभी बात कर रहे थे कि यदि सुंदरता गुणात्मक अध्ययन की बात हो तो हर व्यक्ति की नजर अलग अलग होती है, इसलिए उसमें पक्षपात हो सकता है, यहां पर पक्षपात की स्थिति नहीं है। इसका मतलब ये निश्चित है और किसी भी अपन विधि से ज्ञात करेंगे तो आंसर समान ही आएगा। बहुलक में अलग अलग सूत्र लगाने पर आंसर अलग अलग मिलेगा अपने को, यहां पर सेम ही रहेगा। ये इस तरह था। नमूनों में परिवर्तन से बहुत कम प्रभावित होता है, मतलब सैंपलिंग के आधार पर अपन बात करें तो सबसे कम प्रभावित कौन सा होगा? क्योंकि गणितीय विधि है, मानव की पसंद से सैंपलिंग आएगी नहीं, तो उस प्रकार ये सबसे कम प्रभावित होता है। तो स्तर मूल्य भी कौन सा है? समांतर माध्य है। यदि वितरण का कोई चरम वर्ग खुला हो तो समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। किससे ज्ञात कर सकते हैं? कौन सा केंद्रीय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है? माध्यिका और बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। इसमें समकों के व्यवस्थीकरण की आवश्यकता नहीं है, इसमें आरोही और अवरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हो। मूल बिंदु, समांतर माध्य मूल बिंदु से प्रभावित या आश्रित होता है, और पैमाने पर समांतर माध्य पैमाने से भी प्रभावित या आश्रित होता है। देखो यहां पर तुलनात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा मानक विचलन से जुड़ा हुआ, वहां पर देंगे मानक विचलन तो मूल बिंदु से प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता है, इसका मतलब स्वतंत्र है वो। मानक विचलन, यहां पर मानक विचलन पढ़ाएंगे तब ये लिखे लाइन मिलेगी कि मानक विचलन मूल बिंदु से प्रभावित नहीं होता है या स्वतंत्र होता है, और पैमाने पर दोनों में सेम बात लिखी रहेगी। समांतर माध्य पैमाने से प्रभावित या आश्रित होता है, मानक विचलन भी पैमाने से प्रभावित या और आश्रित होता है। सांख्यिकीय मापों के माध्यों के मापों की गणना करने से पूर्व समावेशी श्रेणी अपवर्ती श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है। सांख्यिकीय मापों में से केवल समांतर माध्य ही एक ऐसा माप है जिसमें समावेशी श्रेणी अपवर्ती श्रेणी दोनों से एक समान माप और एक समान ही विधि है। उनमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपवर्ती में परिवर्तन करना पड़ेगा, बाकी अपन कल देखेंगे।